नमस्कार साथियों, आपके सामने उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र। आज का ये प्रश्न पत्र काफ़ी इजी आया है। आज के इस वीडियो में इस पेपर को हम कंप्लीट हल करेंगे, जिससे आप ये मिलान कर पाओगे कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर है वो सही हुए हैं। और कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना कि आपके इस पेपर में कितने नंबर 56 में से कितने अंक आपके आ जाएंगे। तो पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम के पोस्ट यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो शुरुआत में एक बात और कि पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आया या नहीं आया, या आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डेनियल सेल में Zn2+ और Cu2+ आयनों की सांद्रता 1 इकाई हो तो विद्युतीय विभव का मान कितना होगा? सेल विभव। तो आप जानते हो कि डेनियल सेल का सेल विभव कितना होता है? 1.10 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने इसका व्यंजक k बराबर 2.303/T log R0/R कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। तो आप सभी जानते हो ये कौन सी कोटि की? प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह, प्रथम कोटि। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी है कि समय के किसी क्षण पर, किसी निश्चित बिंदु की बात करें तो समय के किसी क्षण पर वेग को व्यक्त करने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो कौन सा वेग होता है? तात्क्षणिक वेग है। कौन सा वेग है? तात्क्षणिक वेग है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर आंसर बता सकते हैं, जिससे मुझे भी आइडिया लगे कि पेपर आपका कैसा रहा। अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? काला जार। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने कि केला माइन अयक्स है किसका? जिंक का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जिंक। इसके बाद अगला हम चलते हैं, द्वितंतुक लिगेंड है तो आंसर क्या होगा? C2O4। C2O4 2-। क्या नाम है इसका? जल्दी से आप कमेंट्स में बता दीजिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सोलेटो। C2O4 को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सोलेटो। तो पेपर आज काफ़ी इजी आया और उम्मीद है कि आप इस पेपर में आप भरपूर नंबर आपने लूटे होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, CF2Cl2 का फ्रियोन पद्धति में नाम होता है। तो इसका फ्रियोन पद्धति में नाम क्या होता है? फ्रियोन 12 होता है। इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्यूमीन से फिनोल प्राप्त करने की अभिक्रिया में उप उत्पाद, देखो फिनोल, क्यूमीन से फिनोल बनाते हैं तो मुख्य उत्पाद हो गया, और इसमें सह उत्पाद के रूप में आपको क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है। इसके बाद अगला नाइट्रोजनी क्या? नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए, नाइट्रोजन क्षारक जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेसिल। तो उम्मीद है कि जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 9 आए होंगे वो 9 के 9 सही। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कितने सही है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले दिनों में 12th के बाद आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं और किस किस फील्ड में हम जा सकते हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको समय समय मिलते रहेगी। इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम चलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चनों की ओर। तो क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 1, जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है तो उत्प्रेरक के स्थान पर उसे हम उत्प्रेरक विष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उत्प्रेरक विष। तो याद, इसका आंसर क्या है? उत्प्रेरक विष। अगले बात करें कि आणुक स्पीशीज का किसी ठोस या द्रव की स्थूल की अपेक्षा केवल कहाँ संचित होता है? पृष्ठ पर। और पृष्ठ वाली घटना क्या कहलाती है? आपकी अधिशोषण। आप में से जिन स्टूडेंटों ने मेरे वो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े होंगे उनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जिससे आपके काफ़ी अच्छे अंक आएंगे, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, विलियमसन संश्लेषण में
रेगिस्तान की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया से डाई एल्किल ईथर बनता है। तो यहाँ हम क्रिया करवाते हैं एल्किल हैलाइड से। किससे करवाते हैं? एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड को किस सकते हैं? आरएच से। तो विलियम संश्लेषण में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया से डाई एल्किल ईथर बनता है। इसके बाद लास्ट रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन का जलीय विलयन फेलिंग विलयन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट अर्थात CuSO4। CuSO4 का जलीय विलयन होता है, उसको हम फेलिंग विलयन A कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि फेलिंग विलयन B किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। इसके बाद अब चलते हैं, अब आपके सामने अति लघुरात्मक प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न, प्राकृतिक एवं कृत्रिम नाभिकीय रेडियो एक्टिव क्षय की कोटि है। तो मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में आपको बार बार कहा था कि जितनी भी रेडियो एक्टिव विखंडन अभिक्रिया होती है उसकी कोटि क्या होती है? प्रथम कोटि। तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरिया का अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन में प्रयुक्त एंजाइम का नाम लिखिए। तो इस एंजाइम का नाम होता है यूरिएज। क्या नाम होता है? यूरिएज। अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज का हार्वर्ड संरचना द्वारा निरूपित कीजिए। तो इसका नामांकित जो हार्वर्ड संरचना है वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दी है, आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हो और ये चेक कर सकते हो आपने जो लिखा है वो सही है या गलत। इसके बाद मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में और इन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में मैंने आपको बार बार कहा था कि आप चित्र की जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बिल्कुल जो मैंने बताया था वही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिले होंगे। वैद्युत अपवहन का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका मैंने चित्र वो आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। इसके बाद अगला आता है, फेन पलवन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। इसके लिए मैंने बार बार कही थी और विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने बताया भी था। तो इसका भी नामांकित चित्र मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, वहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, रिएक्शन के रूप में है कि फिनोल, एक मिनट, फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो देखो ये कौन सी है, आपकी कोल्बे अभिक्रिया हो गई, तो फिनोल से लिखनी है। तो फिनोल का मतलब बेंजीन वलय के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया? OH। अब सैलिसिलिक अम्ल बनाने हैं तो इसमें सबसे पहले क्रिया हम किससे करवाते हैं? इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो उससे आपका क्या बनेगा? सोडियम फिनोक्साइड। अब इस सोडियम फिनोक्साइड की पहली क्रिया हम करवाते हैं CO2 के साथ, फिर दूसरा इसका अम्लीकरण करते हैं जिससे फिनोल, ये फिनोल हो गया और यहाँ पे जुड़ गया COOH, ये बन गया। और इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आइसोब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC से नाम लिखो। तो पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आइसोब्यूटिल एल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या होती है? CH3CH CH3 CH2OH। काउंटिंग यहाँ से होगी तो 1 2 3। तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ आपका? मेथिल, 2 मेथिल, 3 कार्बन से प्रोपेन, 1 ओल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल। कुछ बच्चों ने ऐसा भी लिखा होगा 2 मेथिल 1 प्रोपेनोल। दोनों सही है, कोई सा भी गलत नहीं है। इसके बाद अगला हम चलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो सीधी बात है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होती है? बेंजीन वाले, और इस बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ा होता है N2, तो N डबल बॉन्ड N और ये Cl। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? आपकी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की। तो ये आपके अच्छे लघुरात्मक क्वेश्चन हो गए और उम्मीद है कि फटाफट आपने इनको एग्जाम में करके अच्छे अंक प्राप्त करोगे। इसके बाद देखो अब चलते हैं हम लघुरात्मक क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फलक केंद्रीय घनीय एक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या पूछी है।
तो देखो फलक केंद्र की बात करें तो इसमें फलक कितने होते हैं। देखो फलक केंद्र का आप डायग्राम बना लो, तो डायग्राम कैसे बनाओगे, इसमें अवयवी कण की हम बात करते हैं। तो फलक केंद्र में अवयवी कण परिभाषा क्या होती है, अवयवी कण है वो कहाँ होते हैं, कोनों पर होंगे, और कोनों के अलावा इसमें अवयवी कण फलक पर होते हैं, एक फलक सामने और एक पीछे। तो देखो कोने कितने होते हैं, 8, एक कोने पे हिस्सा होता है 1/8 प्लस फलक कितने होते हैं, 6, एक फलक पे हिस्सा होता है 1/2, तो कितने हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। तो फलक केंद्रित घनी एक एक कोष्टिका में कुल कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर आप कितना कर दोगे, 4 कर दोगे। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पी प्रकार के अर्धचालक को एक उदाहरण देकर समझाइए। देखो सीधी सी बात है कि अर्धचालक की बात करते हैं तो क्या होगा आपका 14वें वर्ग में, 14वें वर्ग मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो 14वें वर्ग में जब 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो 14वें वर्ग में जब 13वें वर्ग की अशुद्धि, तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, जब 14वें वर्ग में 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। इसका विशिष्ट आंसर आपको कैसे लिखना था वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया। अगर आप इतना भी लिख कर आ जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, क्लोरोबेंजीन से आपको डाइफेनिल बेंजीन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो पहले तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि कौन से समीकरण, ये फिटिक अभिक्रिया है। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन है तो ये बेंजीन वाले बना दिए, यहाँ पे मैंने Cl जोड़ दिया। फिटिक अभिक्रिया तो यहाँ सोडियम के साथ क्रिया होती है, फिर क्लोरोबेंजीन वापस बना दिया इसको, शुष्क ईथर, तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा और ये दोनों बेंजीन वाले आपस में जुड़ जाएगी। इसको हम बोलते हैं क्या, डाइफेनिल। तो ये बन गया आपका डाइफेनिल, ठीक है, +2 NaCl। तो उम्मीद है क्वेश्चन में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कुछ बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज भी हो गए थे कि एथिलीन ग्लाइकोल का 35% V/V विलयन वाहनों के ईंधन को ठंडा करने के काम में आता है। इसमें जल का आयतन मिलीलीटर में ज्ञात कीजिए। देखो एथिलीन ग्लाइकोल का 35%, देखो अगर सपोज करो पूरा विलयन को अगर मैंने 100 ml लिया, 100 ml विलयन हो गया, तो विलयन किसके होगा, विलय प्लस विलायक। तो विलय कितना दे रहा है, 35, तो विलय तो हो गया 35 ml और विलायक हो गया आपका बाकी कितना बच गया, 65 ml। तो इसका मतलब इसमें जल का आयतन मिलीलीटर, तो जल का आयतन कितना हो जाएगा, 65 ml। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जल का आयतन कितना, 65 मिलीलीटर में, मतलब जल का आयतन कितना, 65 ml हो जाएगा। तो कोई विशेष बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्राशन समुद्री जल के विलवणीकरण में प्रयुक्त विधि का नाम। चैप्टर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मैंने बताया था, इसको हम बोलते हैं प्रतिलोम प्राशन। तो इस विधि का क्या नाम हो जाएगा, प्रतिलोम प्राशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो चैप्टर नंबर 9 से ही पूछा गया है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 9, प्लेटिनम H2O2 Br2 के ज्यामितीय समन्वय की ज्यामिति बना के बिना। देखो सीधी सी बात है, समन्वय संख्या 2, 2, 4 है, समन्वय संख्या 4 है। तो दूसरी बात समन्वय संख्या 4 है, ज्यामितीय समन्वय बनाने, तो सीधी सी बात है इसमें समपक्ष और विपक्ष बनेंगे। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे प्लेटिनम H2O Br। तो ये तो कौन सा रूप हो जाएगा, समपक्ष। दूसरा रूप बनाना है, यहाँ Br, दूसरा Br, यहाँ पे H2O। तो ये तो हो गया आपका समपक्ष, ये हो गया आपका विपक्ष रूप। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर नंबर 9 से ही है,
कि निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखें। अब यहाँ से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कमेंट्स में करके बताना कि इस पेपर, ये जो पेपर है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आया या नहीं आया, और लास्ट में मैं इसका कंप्लीटली आंसर बताऊँगा। देखो, इनके मैं IUPAC नाम लिखने, तो लिगेंड कितने 4, तो 4 से आपका क्या हो जाएगा टेट्रा एक्वा। Cu के लिए कॉपर ऑक्सीकरण अंक सेकेंड प्लस माइनस है तो आयन, तो क्या हो गया टेट्रा एक्वा कॉपर सेकेंड आयन। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आयन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि CONH3 6Br3, तो NH3 कितने 6, तो इसको 6 के लिए क्या बोलेंगे हेक्सा, NH3 के लिए एमीन, हेक्सा एमीन। CH3 को क्या बोलोगे आप कोबाल्ट, ऑक्सीकरण क्या आएगा इसका थर्ड, और Br के लिए ब्रोमाइड, Br के लिए ब्रोमाइड, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें FeCN63 माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा आपका हेक्सा साइनो, आयरन के लिए फेरेट, कॉस्टिक में ऑक्सीकरण अंक थर्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आयन, तो हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड आयन। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 का जो IUPAC नामकरण क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी था और आप कर पाए होंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। हमने जो लिखी है, क्या लिखी है हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखी है, तो मैं यहाँ रिएक्शन लिख देता हूँ। हाफमान ब्रोमाइड में क्या होता है, एमाइड से प्राथमिक एमीन बनती, तो रिएक्शन कैसे होगी RC डबल बॉन्ड ONH2, ये आपका एमाइड हो गया। इस एमाइड की क्रिया हम किससे कराते हैं, ब्रोमीन जल से, ब्रोमीन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसकी संख्या हम कितने लेते हैं 4। अब इस अभिक्रिया को आप कंप्लीट करोगे तो एक तो बन जाएगी आपकी प्राथमिक एमीन RNH2, उसके बाद आपका बन जाएगा Na2CO3 प्लस 2NaCl और प्लस 2H2 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन की बात करें तो लिख दोगे कि एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा क्षार के साथ कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है, इसे हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्राईमेथिल एमीन मेथिल एमीन से कम क्षारीय, क्वेश्चन को पढ़ना काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि ट्राईमेथिल एमीन मेथिल एमीन से कम क्षारीय, देखो समझना ट्राईमेथिल एमीन का मतलब R, ट्राईमेथिल एमीन है CH3NCH3CH3, ये तो है ट्राईमेथिल एमीन, और मेथिल एमीन का मतलब CH3NH2, तो ट्राईमेथिल एमीन मेथिल एमीन से कम क्षारीय, इसका मतलब आपका मेथिल एमीन अधिक क्षारीय और ये कम क्षारीय है। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो जो हम मेथिल के लिए क्रम लिखा था हमने कि 21-30, डाइमेथिल एमीन सबसे अधिक क्षारीय होगा, उससे कम मेथिल एमीन, उससे कम ट्राईमेथिल एमीन और सबसे कम अमोनिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से, अगर आपको कंप्लीट यहाँ समझ में नहीं आया है तो इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है, वहाँ से आप इसको कर सकते हो। इसके बाद को अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृत्रिम मधुरक को कोई दो उदाहरण देकर समझाइए। देखो कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को मीठा करने के काम में लेते हैं, लेकिन उनके लिए कैलोरी का मान कितना होता है, 0 होता है। कैलोरी का मान 0 होता है, उसे हम कृत्रिम मधुरक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिखना तो एक तो आप लिख सकते हो सेकेरिन और एक लिख सकते हैं एलिटेम, सेकेरिन और एलिटेम। इसके बाद फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी देखो चैप्टर नंबर 16 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने घेरे थे, उसमें मैंने ये प्रश्न एज इट इज ऐसा लिखा था। वहाँ से आपके देखो पहला प्रतिजैविक औषधि, कोई भी एंटीबायोटिक औषधि का नाम लिख दो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप जानते हो पेनिसिलिन। स्वापक औषधि का बात करते हो तो क्या लिख दोगे, मॉर्फिन। प्रति अम्ल के लिए सिमेटिडिन, रेनिटिडिन। वैसे एक ही पूछा आपको, तो निम्न में
कोई एक उदाहरण दीजिए। तो प्रतिजैविक औषधि के रूप में लिख दोगे पेनिसिलिन, स्वापक में मॉर्फिन और प्रति अम्ल के रूप में सिमेटिडिन। इसके बाद देखो स्वाट अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो जो उदाहरण में से उदाहरण लिख देता हूँ कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि यह लिख देता हूँ मैं, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के या धात्विक फ्लोराइड के साथ कराने पर एल्किल फ्लोराइड बनता है और ये एल्किल फ्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि है। तो इसके लिए वो समीकरण आप कैसे लिखोगे, देख लो। जैसे एल्किल क्लोराइड लिया, इसकी क्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवा दी, तो यहाँ से Ag और यहाँ से Cl, तो ये बन गया Rf प्लस AgCl। तो एल्किल फ्लोराइड आपका यहाँ पे बन गया। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख के आ जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर नंबर 3 के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए तो उसमें एज इट इज मैंने क्वेश्चन ईंधन सेल लिखा था वहाँ पे, और ये भी लिखा था ईंधन सेल का नामांकित चित्र आपको बना के उससे प्रैक्टिस करनी है। तो ईंधन सेल की संरचना का वर्णन कीजिए और ईंधन सेल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, वहाँ से आप इसका मिलान कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका Cu2+ आयन के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो बेटा सबसे पहले बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, एक मिनट, हाँ, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर √n+2 होता है। और Cu2+ इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया, Cu2+ का 3d9 9 है, तो सीधी बात है कि यहाँ पर n का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, √1 तो 1 में 2 3, तो म्यू बराबर कितना होगा, √3, और √3 को हल करोगे तो 1.73 बोर मैग्नेटोन। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, 1.73। अगर आपने इतना भी कर दिया ना, म्यू बराबर √3 बोर मैग्नेटोन, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला कारण दीजिए कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और संक्रमण तत्व नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये सब के सब तत्व कौन से वर्ग के आते हैं, 12वें वर्ग के। तो सीधा सा आंसर रहेगा इन तत्वों में रिक्त दिकक्षक नहीं पाए जाते। तो आंसर क्या लेंगे, इनमें रिक्त या अधपूरित। संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या होती है, वे तत्व जिनका दिकक्षक अपूर्ण भराव, जबकि इनका दिकक्षक क्या होता है, पूर्ण भराव होता है। तो क्या लेंगे, इनका दिकक्षक पूर्ण भराव होता है, इनका दिकक्षक पूर्ण भरा होता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला, मिश्र धातु पित्तल के अवयव के नाम लिखिए। तो पित्तल के लिए तो मैंने एक लाइन आपको अपनी ऑनलाइन क्लास में बताई थी, क्या याद करना था, पिताजी। पी का मतलब पीतल, ता का मतलब तांबा, तांबा का मतलब कॉपर, जी का मतलब जिंक, जस्ता या जिंक। तो कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक पित्तल के अवयव हो गए। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन भालुक वाले चैप्टर से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था। और एक चीज़ और आपको याद हो तो मैंने चैप्टर 15 के जो अंतर वाले क्वेश्चन दिए थे उनमें मैंने ये दोनों क्वेश्चन लिखे थे। मैंने कहा था इनमें से कोई आपको एक मिल जाएगा। देखो एक एक अंतर लिखना है, क्योंकि देखो 3 नंबर का क्वेश्चन और एक एक है। तो अल्प घनत्व वाली पॉलीथीन और उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। तो देखो अल्प घनत्व वाली पॉलीथीन है वो कैसा बहुलक होती है, ये शाकित बहुलक होती है, शाकित बहुलक होती है। और उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन होती है वो क्या होता है, रेखीय बहुलक होता है। कैसा बहुलक होता है, रेखीय। सीधा अंतर है कि अल्प घनत्व वाली पॉलीथीन है वो शाकित बहुलक होता है और उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन है रेखीय होता है। अल्प घनत्व वाली पॉलीथीन का घनत्व और गलनांक वो कम होता है और उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन का गलनांक और घनत्व उच्च होता है। अगला, समबहुलक और सबहुलक। समबहुलक किसे कहते हैं, जिसमें एकलक इकाई क्या हो, समान हो। इसमें एकलक इकाई समान हो। और समबहुलक और सबहुलक का मतलब
जिसमें 1,00,000 इकाइयाँ अलग अलग हो। जिसमें 1,00,000 इकाइयाँ अलग अलग हो उसको हम क्या बोलते हैं? सबभौतिक। अब देखो, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक, ये तो काफ़ी ईजी है। वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक बहुलक, और वे बहुलक जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है वो संश्लेषित बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक के लिए क्या लिखोगे कि वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें, वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। और संश्लेषित बहुलक के लिए क्या लिखोगे कि वह बहुलक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित बहुलक कहते। एग्जाम्पल रख सकते हो, जैसे इसका तो प्राकृतिक रबड़ है, आपका प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया। यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल रख सकते हो पॉलीथीन, नायलॉन 6। ये थे आपके दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। अब चलते हैं हम निबंधात्मक क्वेश्चनों की तरफ, बड़े क्वेश्चनों की तरफ। देखो, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल और साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक अम्ल की संरचना सूत्र लिखिए, और विषम लंबाक्ष गंधक या एकंताक्ष गंधक में कोई 2 अंतर लिखें। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन है? परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल व पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल के संरचना सूत्र लिखिए। श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर लिखिए। देखो, ये संरचना वाले क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करवाए थे, और जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिरे थे उसमें मैंने लिखा था सल्फर या फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल आप जरूर याद करके जाना। तो वहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो देखो करते हैं, पहले हमें पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला होना चाहिए। तो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल पूछा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? H4P2O7। तो इस टेक्स्ट कैसे बनेगी? यहाँ बना देता हूँ, P डबल बॉन्ड O, बीच में O आ जाएगा, P डबल बॉन्ड O। अब देखो OH 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 OH, ये स्ट्रक्चर बन गई किसकी? पायरोफॉस्फोरिक अम्ल की। अब पूछा साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक अम्ल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? HPO3 होल ट्राइस, HPO3 होल ट्राइस। साइक्लो मतलब वले बनेगी, और ट्राई के लिए 3, और मेटाफॉस्फोरस का फॉर्मूला लिख दिया। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगी तो वो आप यहाँ समझना, 3 बनानी तो PO PO PO, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O और OH। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई? ट्राइमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। अब विषम लंबाक्ष गंधक और एकंताक्ष गंधक की बात करें तो ये सीधी सी बात है, जो विषम लंबाक्ष गंधक होता है उसको हम अल्फा सल्फर कहते हैं, और एकंताक्ष गंधक को हम बीटा सल्फर कहते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। विषम लंबाक्ष गंधक को अल्फा सल्फर और एकंताक्ष गंधक को बीटा सल्फर कहते हैं। और विषम लंबाक्ष गंधक होता है, उसके गलनांक का मान 385.8 केल्विन होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? गलनांक की। और एकंताक्ष जो होता है उसका गलनांक होता है वो 393 केल्विन होता है। इसका जो घनत्व होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसका घनत्व कम होता है। इसका जो घनत्व होता है किसका? विषम लंबाक्ष का जो घनत्व है, विशिष्ट घनत्व 2.06 होता है, और इसका 101.98 होता है। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, अथवा वाला क्वेश्चन भी करा दूँ। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मूला क्या होता है इसका? H2S2O8। H2S2O8 क्या बोलते हैं? परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। इस टेक्स्ट से कैसे बनेगी? देखो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, 1 O 2 O, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O। तो ये तो बन गए परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम बात करते हैं पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? H2S2O7। तो क्या हो गया? S डबल बॉन्ड O, O S डबल बॉन्ड O, OH OH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। बिल्कुल बन गया होगा। अब देखो आगे बात करें,
श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर लिखें। तो बेटा श्वेत फास्फोरस होता है वो वायु में आग पकड़ लेता है, मतलब वायु में लाते ही जलने लगता है, जबकि लाल फास्फोरस वायु में आग नहीं पकड़ता है। दूसरा, श्वेत फास्फोरस होता है वो जहरीला होता है, लाल फास्फोरस आपका जहरीला नहीं होता है। जो श्वेत फास्फोरस है वो प्रतिदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है, जबकि लाल फास्फोरस ये गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो उम्मीद है ये जो बड़ा क्वेश्चन था 4 नंबर का वो काफ़ी इजी पूछा गया है और आप इसको इजीली करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं कि देखो CH3 CaHO तनु NOH 2 लिए हैं, तो सीधी बात है ये अभिक्रिया कौन सी होगी, कमेंट्स में जल्दी से बता दीजिए। एल्डोज अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया ये, एल्डोज अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है, एल्डोज अभिक्रिया है। तो देखो अब बात हम कर रहे हैं एल्डोज अभिक्रिया है, तो एल्डोज अभिक्रिया में क्या बनता है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। चलो ये रिएक्शन में आपको यहाँ पर थोड़ी सी इसको क्लियर कर देते हैं कि रिएक्शन कैसे करनी थी आपको। CH3 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा लिया CH3 HO, ये एक H यहाँ जुड़ जाएगा, बीच में बॉन्डिंग बनेगी किसकी उपस्थिति में, तनु NaOH। तो क्या बना CH3 CH OH CH2 CHO। अब अगले पद में क्या किया आपने, इसको गर्म किया तो जल का अणु निकल गया, तो क्या हुआ यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर चला गया, तो क्या बन गया आपका, यहाँ बना दे तो स्पेस नहीं है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब देखो ये बन गया आपका X और ये बन गया आपका Y, इनका IUPAC नाम लिखना है। तो देखो काउंटिंग 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी है, तो क्या लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है, 4, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन और एक पर है तो ब्यूटेन 1L, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1L, ये ब्यूटेन L भी बोल सकते हैं। अब इस Y का नाम देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन से ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड इन और एक पर L 1L, तो ब्यूट 2 इन 1L हो गया। अगला है गाटरमान खोक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखी है। तो गाटरमान रिएक्शन में लगे, तो इसमें क्या होता है, बेंजीन या उसके व्युत्पन्न की क्रिया CO प्लस HCl के साथ करवाते हैं और ये क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, तो इसमें बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न ये एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया। इसके बाद देखो अगला अभिक्रिया CH3 MgBr प्लस CO2 सूक्ष्म ईथर के साथ क्रिया करके X बनाता है, जिसका जल अपघटन करने पर Y बनता है। X व Y के रासायनिक सूत्र लिखकर नाम लिखें। देखो क्रिया करवानी है तो क्रिया समझा, तो क्रिया कैसे होती है कि CH3 MgBr CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, क्रिया कैसे करेंगे, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3 C, ये C यहाँ जोड़ दो, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस एक O से ये MgBr जुड़ जाएगा आपका MgBr। फिर हमने इसका क्या कर दिया, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, तो HOH के साथ क्रिया हो जाएगी, कौन से अम्लीय माध्यम में, तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 COOH बन गया। तो अब देखो आपका ये जो बना है क्या बोलते हैं इसके, ये हो गया, इसको बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। इसके बाद इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, बेटा जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम दोगे 12th के बाद, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। तो लिखा है रोजेनमुंड अपचेन पर टिप्पणी लिखें। तो बेटा सीधी सी बात होती है कि इसमें क्या होता है, अम्ल हैलाइड का अपचयन होता है, अम्ल हैलाइड का
आप चेन प्लेडिनिकट बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे RC डबल बॉन्ड OX, इसका मैंने अब चेन कर दिया H2 की उपस्थिति में, प्लेडिनिकट बेरियम सल्फेट, तो देखो एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक X के साथ अलग हो जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OH, ये तो एल्डिहाइड बन गया और HX अलग हो गया। ठीक है, इसका आप आंसर कैसे लगोगे वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस पेपर के अंदर आपके कितने अंक प्राप्त होंगे, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इस पेपर में कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे कठिन लगा है वो भी ज़रूर बताइए। और इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट्स कर दें, जिसका सॉल्यूशन जल्द ही करवा दिया जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।